सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे आय और रोजगार लेसन की शुरुआत। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे। सबसे पहली चीज, उपभोग क्या होता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता है, इसे हम उपभोग कहते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता है, इसे हम उपभोग कहते हैं। उपभोग आय पर निर्भर करता है। आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है, आय गिरती है तो उपभोग गिरता है। यानी उपभोग किस पे निर्भर हुआ? आय पे। सी होता है कंजम्पशन। सी से हम डिनोट करेंगे जब भी हम लिखेंगे ना आगे क्वेश्चंस में, तो सी समझ जाना। सी इज कंजम्पशन, सी मतलब उपभोग। वाई को डिनोट किया जाता है आय के लिए, ठीक है। आई से नहीं डिनोट करते इनकम को, हम वाई से डिनोट करते हैं। वाई मतलब आय। जब भी मैं वाई लिखूं तो आप समझ जाना आय है। सी इज ए फंक्शन ऑफ वाई, ठीक। जब आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है, लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ती है उपभोग उससे कम अनुपात में बढ़ता है। यह उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है। ये कई बार 1 नंबर का प्रश्न भी आया है, 3 का भी आया है। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम क्या है? जिस अनुपात में आय बढ़ती है उपभोग उससे कम अनुपात में बढ़ता है। सी इज ए फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। फिर आप इसकी तालिका बनाएंगे, हम अभी बनाना भी, तालिका भी बनाना आपको सिखाएंगे। इसके बाद बचत क्या होती है? आय का वह हिस्सा जिसे खर्च नहीं किया जाता उसे हम बचत कहते हैं। यानी आय में से आप उपभोग घटा दीजिए तो आपकी बचत आ जाती है। जैसे उपभोग आय पर निर्भर करता है तो बचत भी तो आय पर ही निर्भर करेगी ना, क्योंकि उपभोग में, आय में से उपभोग घटाते हैं तो बचत आती है। तो जिस हिसाब से उपभोग आय पर निर्भर करेगा तो बचत भी आय पर निर्भर करेगी। आय बढ़ती है तो बचत भी बढ़ती है ना। अब नेक्स्ट आता है उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? वह तालिका जो आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग को दर्शाती है, यानी इन दोनों के संबंध को दर्शाती है, उस तालिका को हम उपभोग प्रवृत्ति नाम से पुकारते हैं। बचत प्रवृत्ति क्या होती है? वह तालिका जो आय और बचत में संबंध को दर्शाती है वो बचत प्रवृत्ति कहलाएगी, ठीक है। अब कुछ परिभाषाएं, पहले हम सारी ये परिभाषाएं कर रहे हैं, लगातार हम पहले परिभाषाएं कर लेते हैं, फिर हम तालिका बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, वो सब करेंगे हम। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आपको जल्दी क्लियर होगा हर चीज़। अब नेक्स्ट आता है स्वायत्त उपभोग क्या है? जब आपकी आय शून्य होती है, आपको कोई भी आय नहीं मिलती, तो क्या हम खर्च नहीं करते हैं? खर्च करते हैं ना। हम रोटी खाते हैं, हम कपड़ा पहनते हैं, जूते पहनते हैं, किसी से उधार लेके भी हम करते हैं ना। खाना तो खाएंगे ही, उधार ले लेंगे। तो कहने का मतलब है शून्य आय पर भी उपभोग किया जाता है। ऐसे में बचत क्या होगी? ऋणात्मक हो जाएगी। जो शून्य आय पर उपभोग करते हो उसे हम स्वायत्त उपभोग नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? स्वायत्त उपभोग या स्वतंत्र उपभोग या ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है? जो शून्य आय पर आपने उपभोग किया वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ठीक है। अब शून्य आय पर जितना आपने स्वायत्त उपभोग किया होगा, पॉजिटिव होगा, उतनी ही बचत नेगेटिव होगी। इसका मतलब है बचत नेगेटिव का मतलब आपने कोई बचत नहीं की बल्कि किसी से पैसा मांगा है। जब हम सबके लिए ये बात है तो हम सबका जोड़ देश बनता है। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति हो कि शून्य आय है तो क्या उपभोग होता है? हाँ, उपभोग होता है। शून्य आय पर जो उपभोग होता है उसे हम स्वतंत्र उपभोग या स्वायत्त उपभोग नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट आता है औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है?
आय के एक निश्चित स्तर पर उपभोग और आय का अनुपात, किस किस का अनुपात? उपभोग और आय का अनुपात औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी APC। आप पहला अक्षर निकाल लिया करो। इंग्लिश में जब भी आपको लिखना हो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC, जब भी हम APC अक्षर लिख जाएंगे तो आप समझ जाना औसत उपभोग प्रवृत्ति मैडम ने लिख दिया। APC इज इक्वल टू C/Y होता है। ठीक इसी तरह से APS क्या हो जाएगा? S/Y हो जाएगा। यानी औसत बचत प्रवृत्ति क्या होगी? आय के एक निश्चित स्तर पर बचत और आय का अनुपात S/Y। बचत पहले बोला तो ऊपर बचत लिखो, Y और आय का अनुपात है ना। बचत और आय का अनुपात औसत बचत प्रवृत्ति है, उपभोग और आय का अनुपात औसत उपभोग प्रवृत्ति है। और हमेशा याद रखें औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का जोड़ हमेशा 1 होता है। अभी हम इसको तालिका से भी सिद्ध करेंगे। अब आता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। आय में परिवर्तन आया ना तो उपभोग में परिवर्तन आया। हमने बोला ना मनोवैज्ञानिक नियम है, आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है। इसका मतलब आय बदलेगी तो उपभोग भी बदलेगा। उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। औसत और सीमांत में क्या फर्क था? वहाँ हमने लिखा था APC बराबर C/Y। यहाँ हम कह रहे हैं MPC। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इज इक्वल टू ΔC/ΔY। डेल्टा C का मतलब है उपभोग में परिवर्तन, डेल्टा Y का मतलब है आय में परिवर्तन। ठीक है, उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। ठीक इसी तरह से सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या हो जाएगा? बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात। अनुपात का मतलब बटे। ठीक है, ΔS/ΔY। तो लिखने का तरीका बता रही हूँ। ΔC/ΔY आपने MPC कहा है, MPC इज इक्वल टू ΔC/ΔY। तो ΔC क्या है? उपभोग में परिवर्तन। उसके बाद लिखो और आय में परिवर्तन, नीचे वाली चीज बाद में लिखनी है। ठीक है, उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात क्या है? सीमांत बचत प्रवृत्ति है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का जोड़ भी हमेशा 1 होता है। तो चलिए अब हम इसकी तालिका समझते हैं। उपभोग की तालिका बनाएंगे हम, बचत की तालिका बनाएंगे, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम आए तो तालिका बनाएंगे और APC APS बनाना सिखाएंगे और MPC MPS। ठीक है, अभी हम ये सारी चीज़ें करते हैं। आपको बोर्ड से पे ले चलते हैं, छोटे बोर्ड पे, और आपको ये चीज़ें एक एक चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, आपने लिखा Y आय करोड़ रुपए, 0, 100, 200, 300, 400। C फिर आपने लिखा करोड़ रुपए। कंजम्पशन ये आपने 60 का पहाड़ा पढ़ दिया। 60, 120, 180, 100, 240, 300। इसमें से घटाया Y माइनस C हमेशा बचत होता है। करोड़ रुपए आपने लिखा, -60, -20, 20, 60 और ये 100। ठीक है, जब भी उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम आए तो आपको इतनी टेबल बनानी है
और आगे की टेबल में आपका एस भी यूज़ होना है। क्लियर? अब हम एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस इनकी हम तालिका बना के इनको समझते हैं। वाई हमें पता है क्या था, याद कीजिए पिछले टॉपिक में हमने वाई बनाना सीखा था। वाई है 0, 100, 200, 300, 400, ठीक है, कहीं तक भी ले सकते हैं आप, 500, 700 तक भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ करोड़ रुपए सब बच्चे लिख लेंगे। सी, इसके साथ भी करोड़ रुपए आप लिख लेंगे। 70 का पहाड़ा हमने पढ़ा था, 7, 140, 210, 280, 350, 420। एस बचत, वाई में से सी घटा देते हैं तो बचत आ जाता है, करोड़ रुपए यहाँ लिख लेंगे। इस लाइन में से ये लाइन घटा दीजिए, आपके पास ये लाइन आ जाती है -70, -40, -10, 20, 50, 80, यहाँ तक आपको आता है। वाई और सी हमने कल बनाना सीखा और वाई में से सी घटा दिया तो एस आ जाता है, ये आपको आता है टेबल, ठीक है। एपीसी क्या होती है? एपीसी होती है सी बटे वाई, यानी सी की इस लाइन को आप वाई की लाइन से भाग दे दीजिए तो आपका एपीसी आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ करोड़ रुपए आपने लिख दिया, सॉरी इसमें आपका करोड़ रुपए नहीं आएगा क्योंकि ये तो सिर्फ भाग देना है, ठीक है। 70 को 0 से भाग दिया तो इन्फिनिटी बनता है, किसी भी अक्षर के नीचे 0 हो तो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट को हम यहाँ कहीं नहीं लिखेंगे, सब बच्चे ध्यान रखें, यहाँ हम इसको डैश लिखते हैं। 140 बटे 100, 1.4 हो गया, है ना। 210 बटे 200, 1.05, 280 बटे 300, ये बना 0.93, और ये 350 बटे 400, ये बना 0.875, और 420 बटे 500, 0.84, ठीक है। जब भी एपीसी कभी निकालना आ जाए, तालिका पूरी करें भी आता है कई बार न्यूमेरिकल के रूप में, तो सब बच्चे याद रखें एपीसी कभी भी निकालना हो तो सी की लाइन को आप वाई की लाइन से भाग दे देंगे, आपका एपीसी आ जाएगा, ठीक है। एपीएस एस बटे वाई हो जाएगा, यानी इस लाइन को आप इससे भाग दे दीजिए। देखिए -40 बटे 100, -0.4, -10 बटे 200, -0.05, 20 बटे 300, 0.07, 50 बटे 400, 0.125, 80 बटे 500, 0.16, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका उत्तर 1 आएगा, ठीक है। देखो हम करें एपीसी प्लस एपीएस, 1.4 -0.4, 1 बन गया। 1.05 -0.05, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 बन गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, 1 बनेगा, 1 बनेगा। अब सब बच्चे ध्यान दें, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए आप सिद्ध कीजिए कि एपीसी और एपीएस का जोड़ 1 होता है, तो आपने ऐसे सिद्ध करना है, ठीक है। और फार्मूला देखिए, फार्मूले से भी आप इसे सिद्ध करेंगे। एपीसी इज इक्वल टू सी बटे वाई होता है, एपीएस इज इक्वल टू एस बटे वाई होता है, यहाँ लिख देंगे होता है, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बटे वाई प्लस एस बटे वाई। वाई एलसीएम आ गया,
सी प्लस एस। सी प्लस एस क्या होता है? इन दोनों लाइन को जोड़ोगे तो यही तो आएगी ना, क्योंकि हमने इसमें से इसको घटाया तो ये आया, और इन दोनों को जोड़ूं तो ये बनेगा ना, देखो 70 माइनस 70 0, 140 माइनस 40, यही तो आएगा ना। तो इज इक्वल टू वाई बटे वाई, ये कट गया आपस में तो 1 आंसर आ गया। APC और APS का जोड़ हमेशा एक होता है, ठीक है। अब कई बार तालिका पूरी करें आता है पेपर में क्वेश्चन, है ना, तब आप ये सब बच्चे ध्यान रखें। आपको APS निकालने में अगर लगता है कि माइनस प्लस में गड़बड़ हो रहा है, 0.5 ऐसे आ रहा है, तो APC एक में से APC को घटा दो। अब देखो APC प्लस APS 1 है और आपको APS निकालना है, तो 1 माइनस APC कर दो, ठीक है। जैसे मेरे को ये निकालना था, मान लो मेरे को भाग देना नहीं अच्छा लग रहा, मान लीजिए, तो मैं क्या करूँ, 1, ये 1 तो रहेगा माइनस 1.4, क्या आ जाएगा, माइनस वाली संख्या बड़ी है ना, तो माइनस 0.4 आ गया। तो आप इस लाइन को कभी भी निकालना है तो एक में से इसको घटा दो, और ये भी कर सकते हो, अगर ये निकालना है आपके पास ये है, एक में से इसको घटा दो तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.4, तो 1.4 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ हमेशा एक होता है। कभी भी आपको ये दिया हो, ये निकालना हो, तो एक में से इसको घटा देना तो आपका ये आ जाएगा, और कभी भी ये निकालना हो, ये दिया हो, तो एक में से इसको घटा देना, आपका ये आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ हमेशा एक होता है। फिर भी आप जब कॉलम पूरा कर लेंगे ना, तो अपने आप को चेक भी कर लिया करो, क्या इन दोनों का जोड़ मेरा एक बना है, नहीं बना है तो हमने कहीं गड़बड़ की है। तो इन दोनों का जोड़ एक बनना चाहिए। क्लियर?